अब थोड़ा-सा हम निगाह डाल लेते हैं चार्ट्स पे कि उनसे हमें क्या संकेत मिल पा रहा है। और यहाँ पर यदि हम सेंसेक्स निफ्टी के हिसाब से देखें, यदि अ, सेंसेक्स तो ख़ैर इस समय 61,000 के ऊपर है, और यदि हम निफ्टी पे निगाह डालें तो 18,200 के ठीक नीचे है। 18,200 पर आपकी नज़र पहले भी रही हुई थी। क्या अब ये आंकड़ा थोड़ा-सा ऊपर खिसक गया है? क्योंकि आपने मेरा ख़्याल है 18,300 के ऊपर की बात कही है अभी। तो ऊपर की ओर क्या हमें अब जो अपनी नज़र है वो टिका लेनी चाहिए? 20 डे मूविंग एवरेज चूँकि 18,323 पर है इस समय, तो शायद इसीलिए इससे थोड़ा ऊपर निगाह रखें। और नीचे कुल मिलाकर के वही 17,800 जो रेंज आपने पहले से एक डिफाइन कर रखा था, उस रेंज को निफ्टी ने बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट दिया है, सम्मान किया है इसका। अब ये नया रेंज एक्सपैंड होगा, या कुछ समय हम इसी रेंज के अंदर गुजारेंगे, या जो ईयर एंड वाली सुस्ती थी वो निकल गई, अब सारे जो ट्रिगर्स हैं वो अपने सामने आने शुरू हो जाएंगे, नतीजों के अनुमान आने शुरू हो जाएंगे। तो अब यहाँ से बाजार में वापस एक नया मोमेंटम लौटेगा, क्या आशा है आपकी? देखिए, मेन अगर यूएस आईटी कंपनीज के तरफ से बहुत ज़्यादा खराब शो नहीं होता है, तो लार्जली ये मार्केट बॉटम बनाने के फेज में चल रहा है। लेकिन अगर वहाँ से यहाँ से भी बहुत डाउनग्रेड्स होते हैं, तब तो फिर मार्केट उसको भी फैक्टर करने की कोशिश करेगा। वो ग्लोबल लेवल पे है, खासकर यूएस के लेवल पे। हमारे मार्केट में मुझे ये दिख रहा है कि एज़ ऑन 28 दिसंबर वो डेटा क्लियर हो चुका था कि मार्केट फिलहाल 17,800 का एक बॉटम रखेगा। लेकिन इस बॉटम को कंफर्म करने के लिए एटलीस्ट इसको 50 डीएमए तो क्लियर करना चाहिए, और 50 डीएमए क्लियर करने के ऊपर में एक क्लस्टर आके बैठ रहा है क्लोज टू 17,350 का। तो अगर आज का क्लोज अगर निफ्टी का देखेंगे तो वो 18,200 का है, विच इज अ डिसेंट क्लोज, क्लोज खराब नहीं है। लेकिन फिर भी 18,350 पे हर्डल आ जाएगा और 18,600 पे हर्डल आ जाएगा। यहाँ पे 18,600 निकालने के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि थोड़ा ब्रॉडर मार्केट में भी कॉन्फिडेंस आए। जो स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा खराब हो गया है मिड कैप और स्मॉल कैप का, थोड़ा वहाँ पे शेप एंड साइज़ अच्छा हो जाए, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि निफ्टी में भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा। मान लीजिए कि ब्रॉडर मार्केट में कुछ नहीं भी हो पाता है, कॉन्फिडेंस उस केस में 18,600 निफ्टी के लिए और 44,000 निफ्टी बैंक के लिए, ये दोनों में से कुछ भी निकल जाएगा, तो फिर से ईदर ऑफ द इंडिसेस में न्यू हाई बनेगा, और किसी एक में न्यू हाई बनेगा तो फिर दूसरे में भी फॉलो अप में न्यू हाई बन ही जाएगा। तो 18,600 क्रिटिकल रहेगा फॉर न्यू हाई फॉर्मेशन, 18,350 क्रिटिकल रहेगा थोड़ा होप बनाने के लिए, और 44,000 निफ्टी बैंक का तो अदरवाइज भी टॉप बना हुआ है। तो वो अगर क्लियर हो गया तो 3-4 हज़ार पॉइंट का तो रूम बनता है, और 3-4 हज़ार पॉइंट का रूम अगर उधर बनता है तो 1,000 पॉइंट का रूम करीब निफ्टी में बन जाता है। बाकी अदर फैक्टर्स को अगर हम कांस्टेंट रख के देखें तो मेन यही लेवल्स पे मैंने ध्यान रखा हुआ है, 18,350, 18,600 और 43,600 फॉर बैंक एंड निफ्टी बैंक, और 44,000 फॉर क्लियर कट ब्रेकआउट। ये चारों अभी लेवल ध्यान में रखे हुए हैं। अगर ये नेगेट हो जाते हैं तो जो नेक्स्ट राउंड की रैली पेंडिंग है वो आ जानी चाहिए। जी। और दूसरी तरफ अगर नीचे कोई भी ऐसा लेवल जहां पर आपकी नज़र है कि अगर ये टूटे तो फिर खतरा बढ़ जाएगा, क्या वो लेवल 17,800 का ही है, या उसके आगे भी कोई क्रिटिकल लेवल आपकी नज़र में है, कोई महत्वपूर्ण स्तर आपकी नज़र में है जहां पर आपको लगता है कि वो इस समय सबसे बड़ी आशा है? देखिए, पहली चीज की जो निफ्टी से ज्यादा जरूरी है कि जो निफ्टी बैंक का जो लो बना है ना, 41,650 के आसपास का, ये लो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास से बना है।
तो पहला ये लो नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि ये लो छूटने के बाद फिर निफ्टी बैंक एक थोड़ा-सा डीप करेक्शन शो करेगा। अगर ये लो रह जाता है, तो बाकी सारी चीज़ों को माफ़ी दी जा सकती है। लेकिन अगर ये छूटा तो फिर 38,000 की तरफ ही 200 डीएमए है निफ्टी बैंक का, और वो बड़ा मूवमेंट हो जाएगा। उस केस में फिर निफ्टी का 17,800 छूटने के बाद फिर सीधा 17,250 जो 200 डीएमए है। तो यही 2 जगह फ़िलहाल देखा जा सकता है, जस्ट इन केस ब्रेकआउट की जगह अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो। जी, यानी मोटे तौर पे अगर यहाँ कोई ब्रेकडाउन होता है तो फिर वो लगभग 10% के आसपास का फिर से एक किस्सा बन जाएगा। बन जाएगा, उतना तो हो जाएगा। जी, मतलब फिर जो खरीदारी की आशा में बैठे हुए हैं उनके लिए एक बढ़िया मौका आ जाएगा। हाँ, वो भी कह सकते हैं। खरीदारी के लिए जो कैश लेके बैठे हैं उनके लिए अच्छा मौका आ जाएगा। जी, लेकिन शायद लेकिन लेकिन कैश लेकर अभी बैठना है या उस 10% का लालच नहीं करना है और पैसे लगाते रहने हैं, क्या करना है? नहीं, देखिए पैसे तो आपको रोटेशन में नीचे लेवल पे लगाते रहने ही होंगे। जिस दिन मैंने खरीदारी शुरू की थी, उस दिन आपके चैनल पे ही मैंने क्लियरली बोला बोला हमारे यहाँ से बाई का रिकमेंडेशन निकल चुका है और मंडे को मैं खरीद रहा हूँ, तो हमने खरीदा। लेकिन खरीदना ही सिर्फ़ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मार्केट को मैनेज करना अब आसान नहीं है, इस मार्केट को रोटेशनल बेसिस पे मैनेज करना पड़ेगा। और ये पूरे साल इसी तरह मैनेज किया गया है, सेक्टर रोटेशन करना पड़ता है, जब मार्केट टॉप की तरफ बढ़ता है, तो सेक्टर रोटेशन करके ही पैसा बनता है। सिर्फ़ कुछ भी जाके खरीदने से पैसा नहीं बन पाता है, तो यहाँ से भी अगर पैसा बनाना है तो रोटेशनल थियरी ही लगानी पड़ेगी। खरीदारी करनी है, कहाँ बेचना है, कहाँ खरीदना है, इन दोनों का बहुत ही अच्छा एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, बिकॉज़ प्रॉफ़िट भी बुक करना पड़ेगा जहाँ पे वैल्यूएशन स्ट्रेच होते जाएँगे, और जिस-जिस सेक्टर में जगह बनती जाएगी, वहाँ पे खरीदारी भी करनी पड़ेगी। एक एक्सपेक्टेशन में मेरे जो चेंज हुआ है, जिसके लिए थोड़ा-सा वेट करना चाहिए। देखिए, स्मॉल कैप पे मैं काफ़ी पॉज़िटिव था, लेकिन ये कोविड के कारण इनका स्ट्रक्चर खराब कर दिया गया है मार्केट की तरफ से। तो स्मॉल कैप से मैं बाहर नहीं हूँ, मैं बिल्कुल वहाँ पे बना हुआ हूँ, लेकिन जिस स्टॉक, जिस कंपनी, जिस बिज़नेस को मैं समझता हूँ, वहाँ बना हूँ। तो अगर जब तक वो समझ में नहीं आए, तब तक स्मॉल कैप में नहीं जाइएगा। अगर जाएँगे, तो अच्छे तरह से सेक्टर, बिज़नेस और कंपनी को समझ के और अपने को 2-3 साल का मौका दे के जाइएगा। क्योंकि अगर पैसा 2-3 महीने में बन गया तो आपका, नहीं बना तो थोड़ा पेन देखना पड़ेगा थोड़े समय के लिए, लेकिन ओवरऑल वो रिटर्न दे देगा। जी, तो फिलहाल अभी आप निफ्टी बैंक पर ज़्यादा निगाह जमा करके बैठे हुए हैं कि ये जो ताज़ा-ताज़ा 41,500 के आसपास, 600 के आसपास जो एक बॉटम बना है, वो बचा रहे तो फिर सब ठीक रहेगा बाज़ार में।